इस बजट को तैयार किया गया है। ठीक है सर, ओके राकेश जी से, ठीक है राकेश जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद लाल बाबू जी आपके पास भी आऊंगा। राकेश जी, तेजस्वी यादव पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कोई मौका नहीं चूकते हो सरकार पर निशाना साधने से, चाहे वो नीतीश के बेटे को सियासत में आने की सलाह हो, चाहे वो खटारा सरकार जैसा बयान हो, या फिर अब बजट को उन्होंने कहा है कि भाई झूठ से लिखा हुआ ये बजट है और इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठा बजट है। नमस्कार और आपके पैनलिस्ट के साथ आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू जी, राबड़ी जी या समस्त विपक्ष अपना राजनीतिक धर्म कर रहा है। उनको बिहार की चिंता नहीं, उन लोगों की अपनी राजनीति की चिंता है कि हमें करें। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी प्रदेश की चिंता नहीं कर रहा। मैं बिहार पर बात करता हूँ, बिहारी की बात करते हैं। देखिए, बजट में अगर 50 एयरपोर्ट भी बन जाए, 60 और विद्यालय बन जाए तो एयरपोर्ट से आएगा जाएगा कौन? आए क्या बिहार में? 90 से पहले आपके पास माइनिंग था, वो झारखंड लेकर के चला गया। कोई भी राजनीतिक दल के लोग क्या इस विषय पर विचार किए कि भाई टैक्स से, देखिए आमदनी का स्रोत सरकारों का होता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये दोनों कर आएगा कहां से? वेतनभोगी कर्मचारी दे देंगे, उसे कितना देंगे? कोई उद्योग लगाने की बात किसी ने सोचा? बिहार की जो पृष्ठभूमि है, इतनी बढ़िया नदी है वहां पर, इतना उपजाऊ भूमि है वहां पर, मैं समझता हूं कि फूड प्रोसेसिंग का जो व्यवसाय वहां होगा वो तो धरती के किसी कोने में नहीं होगा। शुद्ध जल है वहां पर। आजकल तो पानी बोतल भर करके काम है, शुद्ध गंगा वहां पर है, उसका आप करते। लेकिन कोई नया उद्योग 90 के बाद क्या कहीं लगा? कोई IT पार्क लगा? बिहार का इंजीनियर अमेरिका में कंपनी चला रहा है, बेंगलोर में आबाद किए हुए है, उसको बिहार में आपने माहौल दिया। जब बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा तब जाकर के उद्योगों से टैक्स आएगा तो बिहार का सेल सुधरेगा। इस पर किसी ने किया क्या? मुझे बड़ा अफसोस है सर, कहना ठीक है। तो मतलब आरजेडी के नेता क्या इस बजट को रीड नहीं कर पाए, इस बजट को समझ नहीं पाए, इस बजट को सही से चेक नहीं कर पाए? नहीं, बजट को तो खूब बढ़िया समझ, उनके पास भी होता तो क्या करते? ओके भाई, आमदनी ही नहीं है। आपने 1990 से लेकर के अब तक सरकार को आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं दिया, तो आपको बोलने का अलावा क्या होगा कि खोखली है। हमारे देश में बजट के बाद बयानबाजी, हम लोग कैमरा लेकर बाहर खड़े थे ना विधानसभा के, तो सरकार के पक्ष में होगा कभी उत्तम बजट, इससे बढ़िया है नहीं, और जो विपक्ष वाला होगा वाहियात बजट, इससे खराब है नहीं। इस सुनते सुनते कान पक गया। लोग भी अब इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्यक्रम करना होता है, दर्शक करे कोई बात नहीं जी, जो उनके बात से पता चल जाएगा ये पार्टी पर समर्थन वाली है या विपक्ष वाली है। लेकिन इससे होगा क्या? हमारा काम है सार्थक बात करना कि बिहार की सेहत कैसे सुधरेगी, औद्योगिक व्यवस्था कोई बने। ठीक है सर, लौटूंगा फिर से आपके पास जी, लौटूंगा फिर से, समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लाल बाबू जी, आपसे जवाब लूंगा। अभी जो राकेश सिंह जी ने कहा, मुझे लगता है कि आप इससे काफी सहमत होंगे सर। आप भी काफी देर में सरकारों में, मेरे पास आखिरी समय बचा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है, वहां घुसखोरी चरम पर है। ओके, ठीक है लाल बाबू जी, आखिरी समय बचा हुआ है। अब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा, राकेश जी से मैं पूरी जानकारी लूंगा। राकेश जी, बिहार को लचर राज्यों में क्यों गिना जाता है, गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है? क्या वजह है कि बिहार में इतना जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही हैं? GDP 15वां रैंक बिहार का नजर आ रहा है, पर कैपिटा 59,637 रुपए नजर आ रही है, लिटरेसी रेट 61.80 नजर आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो 3.3% रूरल एरियाज में आ रही है। वहीं मेल की बात करूं तो जो शहर के इलाके हैं तो 6.9% वहां से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नजर आ रही है, और फीमेल में 9.1, यानी औसतन 7.3% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार से निकल कर आ रहा है। क्या वजह है, कहां पर चूक है, कहां पर बिहार को और नजदीक से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी? उन्होंने 17 साल में फिर भी बना दिया है महोदय। एक मिनट लाल बाबू जी, एकमात्र वजह है खाता ना भाई, मेरे जात का जो नेता कहे वही बात सही, बाकी सब गलत। यह बिहार का मेन समस्या है। हालांकि ये पूरा देश की समस्या है, बिहार में ज्यादा है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। बड़ा अफसोस है कि पहली बार लोकतंत्र का शुरुआत बिहार से हुआ था, और आजकल लोकतंत्र का नाश भी बिहार से ही हो रहा है। इस बात का अफसोस है। देखिए, 2-3 चीजें बजट पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा, मुझे लग रहा है कि ज्यादा क्रेडिट भाजपा को देनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को, कि आखिरी साल का बजट में वो बहकाऊ बात नहीं कहे।
नहीं तो अंतिम चुनाव था, अनाप शनाप घोषणाएं कर देते कि मैं 5,000 रुपये महिला को दूंगा, 50,000 का बिजली का बिल माफ करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक शुभ संकेत है। और अगर इस मुद्दे पर भाजपा की यह सरकार लौट के आती है, मतलब देश में मुफ्तखोरी पर लगाम लगेगा, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा मुफ्तखोरी का नारा दिया और सरकार में आई है। और 8 तारीख को महिलाओं के लिए घोषणा करने वाली है। अगर यही बात बिहार के लोगों पर लागू हो जाती तो देश का अर्थव्यवस्था रसातल में चला जाता। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बिहार इस बात का शुरुआत करे, आगे आकर के हर मामलों में बिहार आगे आया है। वो आगे आके कहे कि मैं मुफ्तखोरी नहीं, काम को प्राथमिकता दूंगा और काम वालों को वोट दूंगा, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। ठीक है, बिहार को बदलना पड़ेगा, उसके लिए नीति बदलनी पड़ेगी और कामकाज बदलने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय थोड़ा खत्म हो रहा है। केसी जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लाल बाबू जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। समय थोड़ा कम है लाल बाबू जी, आपको फिर से मैं डिबेट में बुलाऊंगा क्योंकि अब बिहार के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं, लेकिन अभी से पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर तेजस्वी यादव अपने बयानों के चलते सरकार को घेरे में ले रहे हैं, नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार को एक बार फिर से पलटने की स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश या फिर एक नैरेटिव बिहार के अंदर सेट किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार पर निर्भर है कि 2025 में नीतीश कुमार किसकी झोली में रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, और जिसके साथ भी नीतीश कुमार रहेंगे जाहिर सी बात है बिहार के अंदर भी उसी की सरकार बनेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।